नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। नए भारत का 2020 में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी तस्वीर और सबसे बड़ी खबर के साथ। भारत ने लद्दाख में अपना सबसे ताकतवर टैंक T-90 भीष्म टैंक तैनात कर दिया है। गलवान में भारतीय सेना के शौर्य के बाद भारत ने चीन को यह सबसे बड़ा जवाब दिया है। भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे अचूक टैंक T-90 भीष्म को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया है। मई में चीन की सेना ने लद्दाख में घुसपैठ की साजिश की थी, जिसके बाद जून महीने में ही सेना ने T-90 भीष्म टैंक को लद्दाख पहुंचा दिया था। T-90 भीष्म टैंक सेना का सबसे घातक हथियार है। सूत्रों के मुताबिक चीन सीमा पर बख्तरबंद गाड़ियों को ला रहा था, जिसका जवाब भारतीय सेना ने भीष्म से दिया है। भीष्म टैंक की तैनाती से भारत ने यह साफ संदेश दे दिया है कि सीमा पर चीन का अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस टैंक की तैनाती से सीमा पर भारत की स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि घुसपैठ के इलाके में चीन को पीछे हटना ही होगा। भारतीय सेना ने LAC पर T-90 भीष्म टैंक को तैनात कर दिया है। यहां आपके लिए यह जानना जरूरी है कि सेना को T-90 भीष्म टैंक की ताकत पर इतना भरोसा क्यों है और क्यों चीन को हिंदुस्तान के भीष्म से डरना चाहिए। T-90 भीष्म टैंक युद्ध के हालात में सबसे भरोसेमंद और दुश्मनों के लिए खतरनाक है। इसकी सबसे खास बात यह है कि T-90 टैंक न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल युद्ध में सक्षम है और इसका कवच मिसाइल हमले को रोक सकता है। भीष्म टैंक 60 सेकंड में 8 गोले फायर करता है। इस टैंक में 125 mm की मेन गन है जो अचूक है। 6 किलोमीटर दूर मिसाइल लॉन्च करने के साथ ही ये दिन और रात दोनों में दुश्मनों से लड़ने की क्षमता रखता है। 48 टन वजन के साथ ये दुनिया के हल्के टैंकों में से एक है। T-90 टैंक में 1000 हॉर्स पावर का इंजन है और ये 72 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से दौड़ सकता है। इतना ही नहीं, भीष्म टैंक एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी भी तय कर सकता है। लद्दाख में भीष्म टैंक तैनात कर दिया गया तो सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी आज पूर्वी लद्दाख पहुंच गए। अग्रिम चौकियों का दौरा किया। गलवान में चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ने वाले जवानों को सम्मानित भी किया। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज गलवान घाटी में चीन के सैनिकों का मुकाबला करने वाले भारतीय सैनिकों को प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया और सैनिकों का हौसला बढ़ाया। लद्दाख में सेना प्रमुख ने आज सैन्य तैयारियों का निरीक्षण किया और मौजूदा स्थिति पर अधिकारियों से बात की। और इस बीच अमेरिका ने गलवान घाटी की नई सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं और नई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि झड़प वाली जगह पर चीन ने निर्माण किया है। गलवान घाटी की ये तस्वीरें 22 जून की ने निर्माण किया है। गलवान घाटी की ये तस्वीरें 22 जून की है। सैटेलाइट तस्वीरों में LAC और पेट्रोल पॉइंट 14 PP-14 को दिखाया गया है। यहीं पर दोनों सेनाओं के बीच टकराव हुआ था। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखता है कि गलवान घाटी में टकराव वाली जगह के पास चीन ने सड़क निर्माण किया है। तस्वीरों में चीनी सेना की टैंक कंपनी दिखाई देती है। कोगा दर्रे के पास चीन की सेना का बेस दिखाई देता है। गलवान घाटी में भी चीन की सेना का बेस तस्वीरों में साफ दिख रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रूस दौरा दोनों देशों के रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूती देने वाला रहा। रूस ने भरोसा दिलाया कि वो भारत को रक्षा उपकरणों की जल्द से जल्द डिलीवरी करेगा, जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम की सप्लाई भी शामिल है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के सभी प्रस्तावों पर रूस ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे से जुड़ी हुई हर खबर आपने देखी, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत तक भारत के दौरे पर आ सकते हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन्विटेशन पर हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन के इस वक्त भारत आगमन को लेकर भी हम काफी उत्सुक हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनका रूस दौरा कोरोना महामारी के दौरान किसी भारतीय प्रतिनिधि मंडल की पहली विदेश यात्रा है, जो भारत और रूस की खास दोस्ती का संकेत है। भारत और चीन के बीच तनाव कम करने को लेकर आज भी बातचीत हुई है। दोनों देशों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों ने आज सीमा विवाद को सुलझाने पर फिर चर्चा की। भारत और चीन सीमा विवाद के बाद दोनों देशों के बीच लगातार सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत की जा रही है। इस महीने में आज दूसरी बार भारत और चीन के बीच संयुक्त सचिव स्तर की बैठक हुई। करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों के अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। इससे पहले भारत और चीन के बीच संयुक्त सचिव स्तर की बैठक 5 जून को हुई थी। कांग्रेस में परिवारवाद पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा हमला किया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस के लिए परिवार से ऊपर कुछ भी नहीं, देश हित ही नहीं।
बीजेपी अध्यक्ष ने बुधवार को सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि एक परिवार का हित पूरे भारत का हित नहीं है। जेपी नड्डा ने कहा, एक खारिज और बेदखल किया गया राजवंश पूरा विपक्ष नहीं हो सकता है। एक राजवंश का हित पूरे भारत का हित नहीं है। आज देश एकजुट होकर सेना का समर्थन कर रहा है। ये समय एकजुटता का है। परिवार अपने वंशज को दोबारा लॉन्च करने के लिए अभी इंतजार कर सकता है। गौरतलब हो कि भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरकार पर लगातार हमले कर रहे थे। गलवान में हिंसक संघर्ष के मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी गांधी परिवार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। संबित पात्रा ने क्या कहा, ये आपको बताते हैं। हिंदुस्तान आज एक लोकतंत्र है, परिवारशाही नहीं है। इस परिवार और इस परिवार के राज को, इस डायनेस्टिक रूल को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। एंड दे हैव बीन इजेक्टेड। एक तरह से राजनीतिक पटल से इनको इजेक्ट कर दिया गया है, बाहर इनको फेंक दिया गया है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार की ये राजनीति कर रहे हैं, जिनको मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा था, ये जो शहंशाह है, ये जो क्लाउन प्रिंस है राहुल गांधी, ये जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, डायनास्टीज इंटरेस्ट आर नॉट इन इंडियाज इंटरेस्ट। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये जो नेहरू गांधी परिवार है, ये जो वाड्रा गांधी परिवार है, इस वाड्रा परिवार का इंटरेस्ट भारत के इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं होता है। चीन से सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री आवास दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई, जहां पर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि सहकारी बैंकों को अब भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन कर दिया गया है। इसके अलावा शिशु ऋणों की ब्याज दर में भी 2% की छूट का ऐलान किया है। 1482 शहरी सहकारी बैंकों और 58 बहुराज्य सहकारी बैंकों समेत सरकारी बैंकों को आरबीआई की सुपरवाइजरी पावर्स के तहत लाया जा रहा है। आरबीआई की शक्तियां जैसे कि अन्य बैंकों पर लागू होती हैं, वैसे ही अब सहकारी बैंकों के लिए भी लागू होंगी। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं होगा। इससे क्या फायदा होगा? मूल फायदा होगा कि डिपॉजिटर को एक यकीन मिलेगा कि हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा। और 8,60,00,000 खाता धारक है इन 1540 बैंकों में। पतंजलि की दवा पर आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा है कि कोरोनिल दवा को लेकर कोई विवाद नहीं है। कोरोना की दवा का बाजार में आना अच्छी बात है। कोरोनिल दवा से जुड़े दस्तावेजों की जांच आयुष मंत्रालय ने शुरू कर दी है। आयुष मंत्रालय ने बीती शाम औषधि में मौजूद जड़ी बूटियों की मात्रा और दूसरी जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को कहा था। इसके बाद जी न्यूज पर योग गुरु रामदेव ने कहा कि आयुष मंत्रालय के सवालों का जवाब दे दिया गया है, अब कोई विवाद नहीं है। पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट कर कहा कि जो कम्युनिकेशन गैप था वो दूर हो गया है। कोरोना की दवाई के लिए क्लिनिकल ट्रायल के सभी मानदंडों का 100% पालन किया गया है, जिसकी टेस्टिंग अब शुरू हो चुकी है। हाँ, बहुत खुशी की बात है। नया मेडिसिन उन्होंने तैयार किया है और जो तैयार किया है वो आयुष के पास आना चाहिए। इसके पहले किसी ने उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए, हमारी बात है। इसलिए हमको कहा कि आपका जो कुछ आपने किया है वो पेपर यहाँ भेज दो, वो हम आपको कंफर्म करके उसके आगे विचार करेंगे, दे देंगे। किम जोंग उन ने पड़ोसी दक्षिण कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को रोकने के आदेश दे दिए हैं। किम ने केंद्रीय सैन्य आयोग की बैठक के बाद यह फैसला लिया। प्योंगयांग की आधिकारिक समाचार एजेंसी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के केंद्रीय सैन्य आयोग की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उत्तर कोरिया के सैन्य नेताओं की ओर से लाई गई दक्षिण कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजनाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। केसीएनए ने हालांकि ये जानकारी नहीं दी कि ये निर्णय क्यों लिया गया है। ये स्पष्ट है कि उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसने सैन्य कार्रवाई स्थगित की है, रद्द नहीं। पूरी दुनिया का चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने तिरंगा लेकर चीन के खिलाफ मार्च निकाला है। कनाडा के वैंकूवर में चीन की एम्बेसी के बाहर लोगों ने जोरदार नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में कनाडा के नागरिकों ने भारतीय प्रदर्शनकारियों का साथ दिया है। प्रदर्शनकारी लगातार चीन पीछे जाओ के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसमें गलवान को फ्री करो के नारे भी लगाए जा रहे थे। माना जा रहा है कि चीन के खिलाफ कनाडा में हुए प्रदर्शन का संदेश दुनिया के कई देशों में पहुंचेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हो गई है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में मॉनसून की एंट्री 25 जून यानी कल से मानी जाएगी।
दिल्ली में आज कई इलाकों में बारिश हुई। हल्की बारिश की वजह से आसपास के इलाकों में गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक आज और कल अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा ने कहा कि दिल्ली में कल से मानसून की शुरुआत होगी। दिल्ली एनसीआर में ये 25 जून को आ सकता है। और आज की हम बात करें तो आप ये देख रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान से लेकर पंजाब के कुछ हिस्से, यूपी के कुछ हिस्से और पूरा हमारा जो हिमालय का उत्तराखंड है, हिमाचल है, उन सब में जो है मानसून आ चुका है। देश में लगातार 18वें दिन भी डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है और ऐसा पहली बार हुआ है जब देश की राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई। दिल्ली में डीजल की कीमत 79.88 रुपए प्रति लीटर हो गई है। आज डीजल की कीमत 48 पैसे बढ़ी, लेकिन पेट्रोल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अब ये जान लीजिए कि आपके शहर में डीजल पेट्रोल की कीमत क्या रही। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 79.76 जबकि डीजल की कीमत 79.88 प्रति लीटर रही। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 86.54 प्रति लीटर और डीजल के दाम 78.22 प्रति लीटर है। चेन्नई में 83.04 प्रति लीटर पेट्रोल और 77.17 प्रति लीटर डीजल के दाम रहे। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 81.45 और डीजल की कीमत 77.06 प्रति लीटर हो गई है। नोएडा में पेट्रोल के दाम 80.57 प्रति लीटर और डीजल के दाम 72.03 प्रति लीटर हो गए हैं। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना के 2,15,000 से भी ज्यादा टेस्ट हुए हैं और अब पूरे देश में 1,000 लैब कोरोना टेस्ट कर रही है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही कोरोना की टेस्टिंग भी बढ़ाई जा रही है। अब तक देश में कोरोना के 73,52,911 सैंपल लिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,968 नए मामले आए हैं, जो अब तक के सबसे ज्यादा है। बीते 24 घंटे में 465 लोगों की मौत हुई है और इसी के साथ देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 14,476 हो चुकी है। देश में 4,56,183 कोरोना संक्रमित मरीज हैं, जिसमें से 2,58,684 इलाज से ठीक भी हुए हैं और अब रिकवरी रेट यानी इलाज से ठीक होने की दर 56.70% हो गई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केजरीवाल सरकार लगातार गृह मंत्रालय से कोरोना के इलाज के नियमों में बदलाव की मांग कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने आज दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी सत्संग ब्यास में 10,000 बिस्तर के कोविड केयर सेंटर का दौरा किया। गृह मंत्रालय इसके संचालन का काम आईटीबीपी को सौंप चुका है। काम पूरे जोरों पर है। सुविधा का बड़ा हिस्सा 26 जून तक शुरू हो जाएगा। राघव चड्ढा ने गृह मंत्री अमित शाह से क्वारंटीन के निर्देश वापस लेने की मांग भी की। पूरी तरफ एक कियोस सा बन गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी दिल्ली वालों की इस समस्या को देखते हुए और दिल्ली वालों के मन में जो एक अफरा तफरी सी, एक परेशानी सी, एक चिंता सी बन पड़ी है, उसका संज्ञान लेते हुए उचित फैसला लेंगे और हर व्यक्ति को वहां जाने का जो कानून बनाया है उसे वापस लेंगे और होम आइसोलेशन पर ज्यादा फोकस देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वे अवश्य ऐसा करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.